हेलो। तो आज हम ट्वेल्थ क्लास इकनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है, आप क्वेश्चन वहाँ से भी देख के नोट कर सकते हैं। और मैं आज उन सभी क्वेश्चन के आंसर करवाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे बोर्ड में एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब्जेक्टिव टाइप के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन देखते के साथ ही समझ जाएंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर के कुछ जो सैम्पल पेपर हैं आप उठा के देख लीजिए, उनमें भी ये क्वेश्चन देखे गए हैं। तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वो सब भी इसमें क्वेश्चन कराए हैं। तो वो क्वेश्चन की पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन सभी के आंसर कराऊंगी और क्वेश्चन मैं पढ़ के बता दूंगी, और लास्ट में मैं क्वेश्चन के इसमें आपको दिखा भी दूंगी कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये मैं 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन के आंसर करा रही हूँ, और क्वेश्चन मेरे चैनल पे भी है और मैं लास्ट में वीडियो में आपको दिखा भी दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो मैंने आपको बताया था कि टू सेक्टर इकोनॉमी में दो सेक्टर आते हैं। वो दो सेक्टर कौन से होते हैं? एक हाउस होल्ड, दूसरा फॉर्म। तो अब ये दोनों ही मिलके टू सेक्टर इकोनॉमी कहलाती है, जिनमें ये दोनों सेक्टर शामिल हो, एक हाउस होल्ड, दूसरा इकोनॉमी। ये तो हो गया हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी क्या हो गई। अब टू सेक्टर इकोनॉमिक में टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है कि मतलब इनकम का फ्लो टू सेक्टर इकोनॉमिक में कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, वही पूरा प्रोसेस हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाता है। तो हम देख लेते हैं पहले कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होती क्या है। तो हमारा जो एक होता है हाउस होल्ड वो हो गए जो नॉर्मल पीपल हम लोग हो गए, जो हम कुछ भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करते हैं, वो हो गए हाउस होल्ड। और फर्म वो हो गई जो गुड्स या सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं, जो कि बिज़नेस पर्पस के लिए होती हैं, वही हमारी हो गई फर्म। तो एक तरफ हो गए हाउस होल्ड हम। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास होती है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विस क्या होती है? लैंड, कैपिटल, लेबर, इंटरप्रेन्योर। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फैक्टर सर्विस होती है वो हम फर्म को दे देते हैं। अब फर्म क्या करती है, हमें फैक्टर सर्विस के बदले में हमें फैक्टर इनकम देती है। फैक्टर इनकम क्या होती है? रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा कि हम हाउस होल्ड जो होते हैं फैक्टर सर्विस फर्म को देती है, और फर्म क्या करती है सेकंड स्टेप में कि फैक्टर इनकम हाउस होल्ड को देती है। यही हो गए। और ये मैंने बता दिया कि फैक्टर सर्विस क्या होती है, ये लिखे हुए हैं, और फैक्टर इनकम क्या होती है, ये हो गई। लैंड के बदले में रेंट मिलता है हमें, कैपिटल लैंड के बदले में रेंट हो गया हमें, और ये लेबर के बदले में हमें सैलरी हो गई, एंटरप्रेन्योर में हमारा प्रॉफिट हो गया, और कैपिटल में हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमें फैक्टर सर्विस हम फर्म को देते हैं और फर्म हमें फैक्टर इनकम देती है। और यही दोनों स्टेप हमारे मिलके क्या बनते हैं? फैक्टर मार्केट बनती है। अब थर्ड स्टेप में हमारा क्या होता है कि फर्म क्या करती है, हमें गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करती है। जो फर्म के पास फैक्टर सर्विस थी वो उनका यूज़ करके वो क्या करती है, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड क्या करती है, उस गुड्स एंड सर्विस का कंजम्पशन करती है, उस पर एक्सपेंडिचर करती है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। तो ये चारों स्टेप मिलके ही हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है कि इनकम का फ्लो कैसे होता है। तो पहले फैक्टर सर्विस देती है फर्म को, फिर फर्म क्या करती है, फैक्टर इनकम देती है हाउस होल्ड को, तब फिर फर्म क्या करती है थर्ड स्टेप में कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये चारों स्टेप मिलके हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनता है। ये दोनों स्टेप मिलके हमारा फैक्टर मार्केट बनती है, और थर्ड एंड फोर्थ मिलके हमारा प्रोडक्ट मार्केट बनती है। और यही शॉर्ट अगर मैं वैसे बता देती हूँ कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में कि मनी फ्लो पूछ लेते हैं, रियल फ्लो क्या होते हैं, तो हमारा मनी फ्लो ही नॉमिनल फ्लो होता है, रियल फ्लो ही फिजिकल फ्लो होता है। इसमें मैंने लिख रखे है कि सेकंड और फोर्थ स्टेप मिलके हमारा मनी फ्लो बनता है, और वन एंड थर्ड स्टेप हमारा मिलके रियल फ्लो बनता है। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज अ वेलफेयर। तो यही है, इसमें ऊपर भी लिख रखा है लिमिटेशन यूजिंग रियल जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ कंट्री। मैंने लिख भी रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो लिमिटेशन है जीडीपी का वो हम देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट लिमिटेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो अब हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है
GDP ignore distribution of income and there will be no economic welfare if distribution of GDP is not equitable. अब जो हमारा जीडीपी है वो क्या करती है, जीडीपी इग्नोर करती है इनकम को, डिस्ट्रीब्यूशन को, कि मतलब जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इनकम को बांटी जाती है, तो वो इस चीज़ को इग्नोर करती है, मतलब उस पर ध्यान नहीं देती, किसी के पास कम किसी के पास ज़्यादा। तो यही चीज़ जीडीपी इग्नोर करती है कि किसी के पास कम इनकम जाती है, किसी के पास ज़्यादा जाती है, इसलिए इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होता, इसलिए जीडीपी इक्वल नहीं है। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि 2010 में हमने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस की, या हमने 100 यूनिट्स बनाई, तो हमने जिसमें से 40 तो अमीरों को और 60 गरीबों को, तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या कर दिया हमने कि 2020 में 200 यूनिट बनाई, तो 195 अमीरों को और 5 हमने यूनिट्स दे दिए गरीबों को। तो उसमें क्या हुआ, अमीर को बहुत ज़्यादा दे दिया, गरीबों को बहुत कम दे दिया, तो इससे क्या हुआ, अमीर अमीर बनते गए, गरीब और गरीब होते गए, तो इससे इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हुआ। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। और सेकेंड हमारा है composition of GDP. There may be increase in GDP due to rise in production of defense goods, but that does not indicate the increase in welfare of masses. तो भी ये सेकंड पॉइंट हमारा ये कह रहा है। पहले तो मैं ये बता दूं कि डिफेंस गुड्स क्या होते हैं। डिफेंस गुड्स, यहाँ पे पिक्चर्स भी लगे हैं, जो हमारे वॉर्स होते हैं, जो हमारे मतलब बॉर्डर पे जंग वगैरह होते हैं, तो उसमें जो वेपन्स, जो हथियार का यूज़ करते हैं, वो हमारे हो गए डिफेंस गुड्स। और हमारा कंजम्शेबल गुड्स हो गया, जो गुड्स को हम खाने में यूज़ करते हैं, तो वही हमारा कंज्यूमेबल गुड्स हो गया, खाने वाली। ये इसकी पिक्चर्स यहाँ लगी है और डिफेंस गुड्स की यहाँ लगी हुई है। तो सेकंड पॉइंट में ये सेकंड लिमिटेशन यही है, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। तो ये क्या करते हैं, मे बी जीडीपी इंक्रीज हो जाती है, किससे, जब हम डिफेंस गुड का प्रोडक्शन की वजह से, तो उससे जीडीपी तो बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मासेस पे, या मतलब यहाँ पे पृथ्वी पर वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा हो। तो अभी एक ऐसे एग्जांपल से देख लेते हैं कि मतलब कि हमने 100 यूनिट्स बनाई, जिसमें से कंज्यूमेबल गुड्स हमारे तो कितने हो गए, 70 कर दिए हमने, और डिफेंस गुड्स हमने 30 बना दिए। तो कंज्यूमेबल तो बहुत ज़्यादा कर दिए और डिफेंस बहुत कम कर दिए। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमेबल खाने के लिए तो है यहाँ पे, बट डिफेंस गुड्स के लिए हम वहाँ लड़ने जाएंगे, हमारे पास वेपन्स ही नहीं है, हमारे पास हथियार ही नहीं, डिफेंस गुड्स ही नहीं है, तो वो भी एक हमारे लिए गुड कंडीशन नहीं है। ऐसे ही 2020 में हमने क्या किया, 200 यूनिट हमने बनाई, उसमें से कंज्यूमेबल गुड्स हमने 5 रख दिए, डिफेंस गुड्स हमने 195 रख दिए। तो उसमें क्या हुआ, डिफेंस गुड्स हमने बहुत ज़्यादा रख दिए, कंज्यूमेबल गुड्स को हमने कम रख दिया। तो इससे क्या हो गया कि हमने डिफेंस गुड्स को ज़्यादा रखा, तो एक पल को हमारी जीडीपी बढ़ सकती है, लेकिन हमारा जो कंज्यूमेबल गुड्स है वो बहुत ही कम है, इसलिए इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होगा। अब हमारा थर्ड पॉइंट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। मैनी एक्टिविटी आर इवेल्यूटेड इन मॉनेटरी टर्म्स, एग्जाम्पल बार्टर सिस्टम, एंड दीज आर नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। देयरफॉर देयर इज underestimation of GDP and hence GDP is not true indicator of welfare। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है लिमिटेशन का, तो उसमें क्या कह रहे हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो मॉनेटरी टर्म्स में इवेल्यूटेड नहीं की जा सकती, कि मतलब जो बहुत सारी ट्रांजैक्शन या बहुत सारी गतिविधियाँ जो भी होती हैं वो मॉनेटरी टर्म में, यानी कि पैसों के टर्म में नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि पुराने टाइम में ऐसा होता था कि हम कोई भी, हमें एक गुड्स लेने हो, हमें कोई भी एक सामान लेना हो, तो हम क्या करते हैं, एक सामान लेने के बदले में हम उसे दूसरा सामान देते थे, तो वही हमारा बार्टर सिस्टम होता था। तो यही बार्टर सिस्टम की वजह से क्या होता था कि हम नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में ये होता है कि इसमें मॉनेटरी टर्म में नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे वेलफेयर तो होता है लेकिन जीडीपी इंक्रीज नहीं होती है, तो इसलिए ये एक ट्रू इंडिकेटर नहीं है। क्यों, क्योंकि अब ये बार्टर सिस्टम में होता है कि हम गुड्स के बदले में गुड्स दे देते हैं, गुड्स लेते हैं तब उसके बदले में दूसरा गुड्स दे देते हैं, तो इससे क्या होता है कि मतलब वेलफेयर तो हो जाता है लेकिन जीडीपी हमारी डिक्रीज हो जाती है।
थर्ड पॉइंट में यही कह रहा है हमारा। अब हम फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है एक्सटर्नलिटीज़। ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है, इस वैसे इसमें पॉइंट में भी है, लेकिन इससे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्सटर्नलिटीज़ हमारा क्या है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो एक होती है विदाउट पेइंग, मतलब प्राइस हो गया, या पेनल्टी फॉर दैट। तो इसमें क्या होता है कि हमें पेनल्टी भी देनी पड़ जाती है, और क्या होता है कि विदाउट पेइंग भी होता है। एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हमारे क्या हो गया कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हम लगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे वेलफेयर तो इंक्रीज़ होती है, लेकिन जीडीपी इंक्रीज़ नहीं होती है। अब यहाँ पे एक इंडस्ट्री होगी जिससे हार्मफुल केमिकल निकलता है, उसका पोल्यूशन हो रहा है, तो इससे क्या होता है, ये हमारा नेगेटिव ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है। ये इकोनॉमिक वेलफेयर इससे नहीं होता है। अब ये हमें पोल्यूशन फैला रहा है, तो ये आम लोगों के लिए इतना हार्मफुल है, तो इसलिए ये वेलफेयर के लिए नहीं है। तो अभी यहाँ पे लिखा भी हुआ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ऑकर्स बाय प्लांटिंग बाय मोर ट्रीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑकर्स बाय पोल्यूशन क्रिएट बाय फैक्ट्रीज। तो यही बताया कि जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है वो पेड़ लगाते हैं तो उससे वेलफेयर होता है, लेकिन जीडीपी इंक्रीज़ नहीं होती है। और ये क्या करता है, जो फैक्ट्री का पोल्यूशन निकलता है उससे वेलफेयर नहीं होता, वेलफेयर हमारा डिक्रीज़ होता है यहाँ से। इसी के साथ में हमारा दूसरा क्वेश्चन ख़त्म होता है और हमारा तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है मनी सप्लाई। डिस्कस इन ब्रीफ M1 कंडीशन में। हमारा मतलब इसके 4 M होते हैं, जब आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि मनी सप्लाई क्या होती है, इनको हमें ब्रीफ में डिस्कस करना है। तो मनी सप्लाई क्या हो गया, मनी सप्लाई रेफर टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारा मनी सप्लाई क्या हो गया कि जो ये है, ये किसका होता है, टोटल स्टॉक होता है, मतलब टोटल स्टॉक जो लोगों के द्वारा मतलब अर्न किया गया हो, उस कंट्री के लोग हों और उस लोग के द्वारा ये अर्न किया गया हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। ये भी लगाना ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों के द्वारा, कंट्री के लोगों के द्वारा, कंट्री में जितने भी लोग हैं उनके द्वारा जो अर्न किया गया वो टोटल स्टॉक मनी सप्लाई होता है। और दूसरा पॉइंट ये भी याद रखने वाले कि जो हमारे गवर्नमेंट बैंक होते हैं ये हमारे इसका पार्ट नहीं होता, मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट बैंक बोथ आर प्रोड्यूसर ऑफ मनी सप्लाई। तो ये दोनों क्या होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर होते हैं मनी सप्लाई के, मनी सप्लाई के हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, तो ये इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं होता मनी सप्लाई में। अब ये हमारा ब्रीफ में डिस्कस करना है, तो हमने ये देख लिया कि हमारा मनी सप्लाई क्या हो गया कि जो कंट्री के लोगों के द्वारा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अर्न किया गया, जितना भी अर्न किया गया है सब लोगों के द्वारा, वो तो हमारा हो गया मनी सप्लाई। तो हमने ये डेफिनेशन देख लिया। अब इसके कंपोनेंट्स देखने हैं मनी सप्लाई के, तो यही हो गया कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक की, मतलब जो करेंसी है वो हेल्ड किया गया हो किसके, लोगों के द्वारा। डिमांड डिपॉजिट होना चाहिए विद कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट विद RBI। तो यही इसका मतलब हमने डिनोटेड कर रखा है C से, DD से और OD से। तो ये हमारे 3 कंपोनेंट्स हो गए जो कि हमें बताना है। फिर मेज़रमेंट कैसे होता है मनी सप्लाई का, तो यही मेज़रमेंट होता है, ये 4 M होते हैं, M1 M2 M3 M4। तो हमारे M1 का कॉन्सेप्ट देखना है, क्योंकि हमारे में अभी इतना ही M का M1 का ही आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। लेकिन बस क्योंकि हमारे में ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूँ, ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एक बारी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, मतलब बहुत टाइम पहले ही एक बारी जब हमारा बोर्ड था तब उसमें आया था कि जो ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, या नैरो मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो या तो ये M1 करके पूछ लेंगे कि इसका M1 में होता है, M4 में होता है, M3 में होता है, किस में होता है। तो ये याद रखना, जो नैरो मनी कॉन्सेप्ट है वो M1 होता है, जो ब्रॉड होता है मनी वो कौन सा होता है, M4 होता है। नाम से ही नैरो मतलब छोटा यानी M1, ब्रॉड मतलब यानी बड़ा तो M4। ठीक है, तो अब हमारा M1 का ही देखना है। तो मेज़रमेंट कैसा होता है मनी सप्लाई का, तो वो M1 से हम देखेंगे तो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ये हो गया, प्लस में डिमांड डिपॉजिट किसका है, बैंक डिपॉजिट होना चाहिए, मतलब ये इसी का पार्ट है सेकंड का, प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। तो ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ना हमारे M1 में वही आते हैं। तो यही M1 का हमारा फॉर्मूला बन गया C प्लस DD प्लस OD। तो यही तीनों हमारे हो गए। तो ये हमारे M1 का कॉन्सेप्ट है। बस इतना ही है हमारे इसमें नैरो मनी कॉन्सेप्ट में, बाकी तो हमें देखना ही नहीं है।
तो इसी के साथ हमारा ये मनी सप्लाई का ये तो जो थर्ड क्वेश्चन था वो भी ख़त्म होता है कि हमें पहले मनी सप्लाई लिख देना है कि मनी सप्लाई होता क्या है, फिर उसके कंपोनेंट्स लिख देने और फिर मेजरमेंट लिख देना है कि M1 में क्या होता है। पहले ये लिख देंगे करेंसी नोट कॉइन्स, फिर डिमांड डिपॉजिट, और फिर उसके बाद इसका लिख देंगे हम प्लस करके, मतलब इन तीनों को प्लस करके पहले थ्योरी में लिख देंगे अदर डिपॉजिट विद RBI। ये तीनों लिख के नीचे इसका फॉर्मूला लिख देंगे M1 = C + DD + OD। इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो कि है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक कि जो हमारे सेंट्रल बैंक के होते हैं उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसका क्या क्या काम होता है, सेंट्रल बैंक का वो क्या क्या काम करती हैं, तो हम देख लेते हैं। तो सेंट्रल बैंक, पहले सेंट्रल बैंक देख लेंगे। तो इट इज़ अन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। एग्जांपल के लिए RBI इन इंडिया। तो जो हमारा RBI है वो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, और हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होती है। तो ये अब हम इसके फंक्शन देख लें। हमने देख लिया कि हमारा सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं। एग्जांपल के लिए याद रखना, जो इंडिया में RBI है वो सेंट्रल बैंक है इंडिया की। तो अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट फंक्शन है बैंक ऑफ इशू। तो जो एवरी सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड हैज़ सोल अथॉरिटी और इशू करेंसी इन द कंट्री। ये फर्स्ट पॉइंट है। इनमें पॉइंट में भी मतलब पॉइंट दे रखे हैं क्योंकि थ्योरिकल है, तो और इसमें 6 नंबर के जो है ये एग्ज़ाम में आएंगे तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट में बता देती हूँ कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या क्या है। तो बैंक ऑफ इशू में कि मतलब वर्ल्ड में हर एक कंट्री की अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है, उसकी सोल अथॉरिटी होती है, और वही सेंट्रल बैंक की जो हमारी करेंसी इशू करती है उनके पास अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स होते हैं। और थर्ड पॉइंट में यही है कि जो हमारी सेंट्रल बैंक होती है वो कुछ रिजर्व किसके टर्म्स में, गोल्ड के टर्म में या फॉरेन एक्सचेंज के टर्म में वो रखती है। तो ये तीन हो गया कि मतलब जो सेंट्रल बैंक होती है वो हर कंट्री की एक अपनी सेंट्रल बैंक होती है, उनके पास सोल अथॉरिटी होती है और वो करेंसी इशू करती है। और तीसरा कि वो कुछ रिजर्व एज अ गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज के रूप में रखती है। अब हमारा सेकंड है बैंकर टू दी गवर्नमेंट। तो जो हमारा बैंकर होता है या हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे वर्क करता है, गवर्नमेंट के रूप में, एजेंट के रूप में, और बैंकर और एडवाइज़र के रूप में। तो हम देख लेते हैं एडवाइज़र कैसे हो गया। जैसे RBI एडवाइज टू गवर्नमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन। तो जो हमारा मतलब ये है सेंट्रल बैंक है वो एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कि इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, डिसीजन कैसे मतलब लेना चाहिए। तो मतलब मॉनेटरी टर्म्स में ये सब होता है, तो वो डिसाइड करते हैं। तो वो गवर्नमेंट को पॉलिसी के लिए रिगार्डिंग उनको एडवाइस करता है। तो ये एडवाइज़र के रूप में हो गया। बैंकर के रूप में हो गया कैसे कि मतलब जो RBI है वो परफॉर्म करता है गवर्नमेंट विच अ कमर्शियल बैंक परफॉर्म फॉर इट्स कस्टमर। तो जो है हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, जो कमर्शियल बैंक को उनको भी एडवाइस करता है कि कैसे क्या चीज़ करना चाहिए, कौन से रिफॉर्म्स होने चाहिए, परफॉर्मेंस क्या है उनकी कैसी है। तो जो मतलब ये सेंट्रल बैंक है वो एडवाइस करता है कमर्शियल बैंक को भी और कैसे परफॉर्म करना चाहिए वो भी देखता है। तो ये एज अ बैंकर भी हो गया। और एजेंट के रूप में कैसे हो गया कि ये कुछ फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं और एजेंट के रूप में काम करते हैं, तो इसलिए ये एजेंट भी हो गए। अब थर्ड आता है बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइज़र। तो ये बैंकर्स और सुपरवाइज़र कैसे होगा, तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं किसके, कमर्शियल बैंक के फंक्शन को। तो ये सुपरवाइज़र के रूप में भी हो गया। सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफर लोन कमर्शियल बैंक। और जो ये क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक होती है वो एक्सेप्ट करते हैं, जो लोन होता है, ऑफर होता है कमर्शियल बैंक का, वो भी ये एक्सेप्ट करते हैं। पूरा मतलब सुपरवाइज करते हैं। सभी बैंकों को सुपरवाइज कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। फोर्थ पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ नेशनल कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। तो हमारा कस्टोडियन का मीनिंग मैंने लिख ही रखा है कि देख रेख होता है, और नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। अब हमारा इंटरनेशनल करेंसी क्या होता है
कि जैसे कि पौंड हो गए, डॉलर हो गए, जो आउट ऑफ कंट्री की जो मनी होती है ना, वही हमारे लिए इंटरनेशनल करेंसी हो गई। मैंने इनके साइन भी बना रखे हैं डॉलर पौंड के। रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल ये करेंसी हो गई। लाइक फॉरेन एक्सचेंज, ये तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज हो गए। तो जो उनका हम क्या करते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं या ये आउट ऑफ कंट्री के जितने भी करेंसीज हो गए, वो हम क्या करते हैं, उनको रिजर्व करके रखते हैं। तो वही हमारा फोर्थ पॉइंट में हो गया। और फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या हो गया, क्लीनिंग हाउस फंक्शन है, कि ये क्लीनिंग हाउस फंक्शन भी है। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्लीनिंग फैसिलिटी एंड एक्ट एज अ क्लीनिंग हाउस इन दी बैंक सिस्टम ऑफ अ कंट्री। ये क्या करते हैं, क्लीनिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है सेंट्रल बैंक। तो यही है कि इसका फिफ्थ पॉइंट में कि ये मतलब क्लीनिंग फैसिलिटी भी बहुत सारी प्रोवाइड करती हैं बैंक्स को, और भी है। और ये चेक ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक आर क्लियरिंग बाय सेंट्रल बैंक। तो जितने भी चेक कमर्शियल बैंक के पास किए जाते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं, सेंट्रल बैंक के द्वारा पास किए जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट बहुत है। इसी के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन भी खत्म हो। और इसी के साथ हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो ये डायग्राम है और इसके नेक्स्ट पेज पे थ्योरी लिखी है, जो कि हमें लिखना बिल्कुल मतलब इसमें थ्योरी में कुछ नहीं लिखना, आपको ये डायग्राम बनाने के लिए बोलेंगे कि मतलब ये डायग्राम कैसे बनाइए, आपको थ्योरी में भी लिखनी पड़ेगी। कि जैसे अब पहले हम बनाएंगे अपना हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें बोला होगा, तो हमें ये याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्योंकि इससे दो तरीके से पूछ सकते हैं। तो पहला जो मैं इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको, डेरिवेटिव ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो जो हमें डेरिवेटिव करना है वो हमें किससे करना है, फ्रॉम। याद रखना है हमें कि फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, कंजम्पशन कर्व। तो जो भी हमें फ्रॉम के आगे लिखा होगा कंजम्पशन कर्व, तो हमें इसमें ये लिख रखा है फ्रॉम के आगे कंजम्पशन कर्व, तो हम उसी के आगे, तो जो हमें आगे लिखा होगा कि फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा लिखा होता है डेरिवेटिव ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, तो हम क्या करते, पहले सेविंग कर्व बनाते, फिर इसका डेरिवेटिव लेते इस पे कंजम्पशन कर्व पे। तो हमें लेकिन अभी इसमें बोल रखा है कि डेरिवेटिव ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, तो हम पहले कंजम्पशन कर्व का डेरिवेटिव लेंगे सेविंग कर्व के ऊपर। तो कंजम्पशन कर्व हमारा कैसे बनता है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो हम पहले क्या करेंगे, हमारी इनकम की लाइन ड्रॉ कर देंगे। इनकम हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और जो हमारा कंजम्पशन होता है वो ऐसा नहीं होता कि कुछ भी नहीं होता हमारा कंजम्पशन, इसलिए हमेशा ये हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंजम्पशन कभी 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ होता ही है, इसलिए 0 नहीं होता। तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ए सी हमारा कंजम्पशन कर्व हो गया, और ओ वाई हमारा क्या हो गया, इनकम कर्व हो गया। और जो ये हमारा हो गया ए ओ, ये हमारा क्या हो गया, ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया। और यही हम यहाँ लिख देंगे कि इधर हमारा ही कंजम्पशन हो गया, ये हमारा इनकम हो गया। तो अब ये दोनों जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हम पहले इनकम की कर देंगे, फिर हम ऐसे अपना यहाँ से कंजम्पशन निकाल देंगे, कंजम्पशन कर्व। ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, आप इनके पूरे पूरे नाम भी अलग से लिख दीजिएगा, वैसे आगे आपको लिखना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, तो हम इसका बी ई या बी आपको जो भी लिखना हो आप लिख देना। फिर उसके बाद हम पहले सेविंग कर्व ड्रॉ करेंगे। तो सेविंग कर्व में भी ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया। जो हम सेविंग कर्व है हम हमेशा नीचे से स्टार्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे लिख देंगे सेविंग, और ये हमारी इनकम। हम क्या कर देंगे कि हमारी जो ये है इनकम की ये हमारी सेविंग की लाइन हो गई, और ये हम इनकम ड्रॉ कर देंगे। तो अब यहाँ जो ये पॉइंट जो कट कर रहा है, यहाँ पे भी ये हमारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसका ब्रेक इवन पॉइंट है और इनका है, ये दोनों को हम स्केल से बिल्कुल नापते हुए एकदम सीधी लाइन खींच देंगे। तो यही हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा सेविंग कर्व से फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, जो हमें कि क्वेश्चन में पूछा गया था। और यहाँ पे भी हमारा ओ ए हो गया, हमारा क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया। और बाकी हम थ्योरी में देखते हैं कि थ्योरी में हमें क्या बोला गया है कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है यहाँ से काट करेगा, तो हमारा एसओ मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे। हमारा जो ये सेविंग होगी वो हमारी 0 होगी किस पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे। बाकी मैं आपको थ्योरी में भी बताती हूँ, आप इनका ये स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये दोनों पेज एक में आ नहीं रहते, इसलिए मैं साथ में दिखा नहीं पा रही हूँ। तो मैंने आपको डायग्राम पहले दिखा दिया था।
आप ये पॉज करके सबका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब तो यही है इसका थ्योरी पार्ट में कि यही लिखा था मैंने कि अबव द डायग्राम में, मतलब इस डायग्राम में AC हमारा कंजम्पशन कर्व हो गया और YO जो मैंने बताया था वो हमारा इनकम कर्व हो गया। और वी नो दैट सेविंग इज़ डिफरेंट बिटवीन इन दोनों के, इनकम के और कंजम्पशन के। तो मतलब ये बिल्कुल ये सबको पता है कि सेविंग डिफरेंट होता है इनकम और कंजम्पशन से। सेविंग क्या, जो कि हमारा अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला भी मैंने लिख रखा है कि जो हमारा इनकम होता है उसमें से अगर हमारा जितना भी कंजम्पशन है, जितना भी खर्चा हुआ है उसको हम हटा देते हैं तो हमारी क्या होती है, वो सेविंग होती है। कि मतलब जितने मेरी जितनी इनकम थी उसमें से मैंने अपने खर्चे मतलब सारे निकाल दिए कि मेरे अब इतने के खर्चे थे तो मैंने उसे निकाल दिया, हटा दिया, उसकी पेमेंट कर दी, तो मेरे पास जो बचेंगे वो मेरी सेविंग होगी। तो यही फॉर्मूला और सेकेंड पॉइंट में यही बोल रहे थे। अब व्हेन OA ज़ीरो, तो यही था कि कंजम्पशन इज़ OA और कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ ये, और ये था हैंस आदि विल बी स्टार्टिंग ऑफ सेविंग कर्व। तो जो कि वो जो मैंने बताया था कि जो कि हमारा कंजम्पशन कर्व है वो जो ऐसे बिल्कुल डेरिवेटिव मतलब स्ट्रेट लाइन लेते दोनों के पॉइंट E A से, तो वही जो हमारा OA था ये दोनों का क्या होता था, हमारा कॉरस्पॉन्डिंग होता था दोनों का, सेविंग कर्व में भी इसमें भी। और ये OA मतलब विल बी स्टार्टिंग पॉइंट है सेविंग कर्व का। तो वो दोनों जो था यहाँ पे नीचे OA लिखा था, जो ऑटोनोमस कंजम्पशन था वो किसका था, स्टार्टिंग पॉइंट है इनका सेविंग कर्व का। वो डायग्राम और दोनों साथ में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और फिर यही है जो पॉइंट हमारा E था इनकम एंड कंजम्पशन में, वो दोनों इक्वल होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे, जहाँ पे हमारा इनकम और कंजम्पशन दोनों कट करता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो वहाँ पे दोनों क्या होती है, बराबर होती है, इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होता है। और सेविंग कर्व वहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो लिखा भी हुआ था ना कि जहाँ दोनों पॉइंट कट करता है तो नीचे फिर उससे हमने ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे लाए थे। तो सेविंग कर्व में हमने दिखाया था ना कि हमारा जो S हो गया सेविंग कर्व हो गया वो हमारा ज़ीरो हो गया। तो ये इतना ही था कि अब बस यही है, एक्सटेंड दिस लाइन गेट सेविंग कर्व। तो वही जो एक्सटेंड लाइन थी सेविंग कर्व पे वही था। तो आप वो डायग्राम के साथ देख लेना और ये इतना लिख देना। डायग्राम में ही जो जो हमने बनाया है कैसे बनाते हैं वही सब जो उसमें है ये वो यही थ्योरी में लिखना होता है। चाहे आप ये देख के लिख लो, वैसे बुक से ये इजी लैंग्वेज में है, इनसे लिखना इससे लिख लेना। बाकी अगर आपको अपने से लिखना हो तो आप अपने से लिख लेना। तो यही था कि ये कंजम्पशन कर्व बनाएंगे पहले, फिर सेविंग कर्व बनाएंगे, फिर इतना तो सबको पता ही है वाई एक्सेस ये एक्स एक्सेस। और जो हमारे इनकम की लाइन ज़ीरो से स्टार्ट होती है ओरिजिन से, और कंजम्पशन हमारा ज़ीरो नहीं होता, ये हमेशा कुछ ना कुछ होता है, इसलिए हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। और हम यहाँ पे भी क्या करेंगे दोनों, लेकिन ऐसे बनाना ये नहीं कि एक इधर बना दिया एक इधर बना दिया तो बिल्कुल दोनों का ब्रेक पे इवन पॉइंट अलग अलग हो जाए। अब ये इसी के बराबर में बिल्कुल यहाँ से ऐसे करके यहाँ सेविंग कर्व बना देना, ये हमारी इनकम हो जाएगी। और फिर यहाँ पे जो पॉइंट दोनों कट करेंगे दोनों को ऐसे बनाना कि दोनों एक दूसरे के नीचे हो, और ये स्केल से पहले नापते हुए यहाँ लाइन खींच देना, दोनों को बना लेना। तो यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट पे ये हमारा जो हो गया, वहाँ पे इनकम और हमारा कंजम्पशन बराबर होता है, लेकिन सेविंग क्या होती है हमारी ज़ीरो होती है। और ये OA जो हो गया हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया, और ये क्या होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसी के साथ हमारा जो 5वां क्वेश्चन था वो भी ख़त्म होता है। और इसी के अपोजिट में भी क्वेश्चन आ जाता है कि सेविंग कर्व से मतलब किस में बनाना है, कंजम्पशन कर्व के डेरिवेटिव में बनाना है। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि जो लास्ट में फ्रॉम लिखा हो ना सेविंग कर्व, तो जो लास्ट में जो वर्ड लिखा होगा तो वो वाला डायग्राम ऊपर बनाना है, और जो पहले नाम लिखा होगा वो वाला नीचे बनाना है। तो अगर आ भी जाता है उस वाले क्वेश्चन में तो पहले आप सेविंग कर्व बना देना, फिर कंजम्पशन कर्व बना देना, बिल्कुल सेम। और लाइन भी बिल्कुल ये वाली ऊपर कर देना ये वाली नीचे कर देना, लाइन बिल्कुल सेम, डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। बस उसमें भी आपको यही इतना ही लिखना है कि जो हमारा, लेकिन फिर इसमें लिख देना पहले कि ये सेविंग कर्व, या आप वैसे भी लिख दोगे तो चल जाएगा, लेकिन बस डायग्राम जैसे पूछा गया हो कि फ्रॉम जहाँ लिखा होगा, फ्रॉम के आगे का जो वर्ड लिखा होगा, या कंजम्पशन कर्व तो हमें कंजम्पशन कर्व पहले बनाना है, या फ्रॉम के आगे हमारा सेविंग कर्व लिखा होगा तो हमें सेविंग कर्व पहले बनाना है। सेम डायग्राम बनेगा और उन्हीं की थ्योरी लिखी जाएगी कि कौन सी लाइन क्या थी, अब बस वही थ्योरी में लिखनी है। तो हमारा यही 5वां क्वेश्चन खत्म हो गया। हम 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ये जो था हमारा 6th क्वेश्चन है कि मनी क्रिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले कि ये मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन दोनों में से आ जाए तो ये मत सोचना कि नहीं ये तो अलग क्वेश्चन है ये अलग था। तो यहाँ पे मनी और क्रेडिट दोनों एक ही बात है, मैंने लिख भी रखा है कि क्रेडिट का मतलब पैसा हो गया और ये मनी हो गई, तो ये दोनों एक ही है, क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन दोनों आए तो आपको यही लिखना है।
ये दोनों अलग अलग नहीं है। और पहले तो मैं बता दूं कि कमर्शियल बैंक आर फैक्ट्री ऑफ क्रेडिट। तो इसका क्या मतलब हो गया? क्रेडिट का मतलब क्या था? पैसा। तो जो कमर्शियल बैंक हो गई वो क्या होगी? पैसों की फैक्ट्री हो गई। अब हम ये स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन हमारा क्या होता है। तो अब सबसे पहले एजम्पशन लेंगे, तो हमारे इसके दो एजम्पशन हैं कि द इंटर कमर्शियल बैंक सिस्टम इज़ वन यूनिट टर्म्स एज देन बैंक। तो जो वन यूनिट टर्म्स है वो क्या होना चाहिए? एज देन बैंक होना चाहिए। और सेकंड हमारा क्या है? ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द इकोनॉमिक थ्रू द बैंक। तो जो भी इकोनॉमिक के सारे जो ये रिसिप्ट और जो भी पेमेंट है, मतलब रिसिप्ट जो मतलब हम पैसे ले रहे हैं और जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं इकोनॉमिक में, वो किसके द्वारा आना चाहिए? बैंक के द्वारा आना चाहिए क्रेडिट क्रिएशन में। ये दो इसके एजम्पशन हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन का? तो ये इसके सारे प्रोसेस ही लिखे हुए हैं। इसके 5 प्रोसेस हैं। मतलब ये होता कैसे, यही लिखा है कि पूरा मनी क्रिएशन क्या है, ये आपका ये इसका प्रोसेस है। पहले इसका एजम्पशन लिखेंगे, फिर प्रोसेस लिखेंगे। ये इसके दो हैं एजम्पशन, अब प्रोसेस इसके नीचे से स्टार्ट है। यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने लिख दिया। तो ये मत समझना कि ये इसके प्रोसेस में, ये जो 1 2 पॉइंट करके हैं ये इसके एजम्पशन है, और जो सेकंड पॉइंट है ये रहा इसका प्रोसेस, वो यहाँ से स्टार्ट है। तो पहला ये मैं बता दूं, क्रेडिट क्रिएशन डिटरमाइंड बाय 2 फैक्टर, 2 फैक्टर के द्वारा ही डिटरमाइंड किया जाता है। पहला क्या है? इंटरनेशनल डिपॉजिट। इंटरनेशनल डिपॉजिट मैंने बताया था क्या होता है, जो कि मतलब ऑल करेंसीज आती हैं हर एक कंट्री की, वही हमारा हो गया इंटरनेशनल डिपॉजिट। जो उससे पैसे आए वो जो हम डिपॉजिट करेंगे वो हो गया हमारा डिपॉजिट। LLR ये भी इसमें है। अब ये नीचे है, पूरा डिटेल में हमें पढ़ेंगे और ये समझना पड़ेगा। मैं आपको ये पूरा समझाने से मैं एक फिर भी ये वाला पॉइंट बता देती हूँ कि क्या है। सपोज़ LLR जो 20% है, इन सब की फुल फॉर्म भी है, आगे मैं आपको आगे बता दूँगी। लेकिन अभी हमें मनी क्रिएशन देखना है, क्रेडिट क्रिएशन देखना है, तो हम ये देखेंगे। तो जो हमारा LLR आ गया 20%, तो आप ये ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या बोलते गए हैं। तो हमारा LLR यानी कैश रिजर्व भी हो गया हमारा। तो ये पहले हम ऊपर ही देख लेते हैं। सपोज LLR 20% एंड देयर इज फ्रेश डिपॉजिट ऑफ 10,000, हमें 10,000 रखा। नाउ द बैंक कीप्स 20,000 एज अ कैश रिजर्व, और हमें 20,000 क्या बोला है? कैश रिजर्व। द रिमेनिंग 8,000 बोरो। तो जो हमारा बोरो है वो 8,000 है। तो अब यही है कि आगे जो हम ये जितना भी प्रोसेस है क्या होगा, ये यही लिखा हुआ है। और लेकिन ये मेन मैं बता देती हूँ। दिस प्रोसेस विल बी कीप ऑन रिपीटिंग टिल सेकेंड डिपॉजिट बिकम ज़ीरो। तो जो सेकेंड मतलब टाइम में होगा ये ऐसे ही, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब मैं ये एग्जांपल समझाऊंगी तब आपको पता चल जाएगा। टोटल कैश रिजर्व किसके इक्वल होता है? इनिशियल डिपॉजिट के बराबर होगा, ठीक है। जो टोटल कैश रिजर्व होगा वो इनिशियल डिपॉजिट के बराबर होगा। और ये 5वें पॉइंट में क्या? अनलिमिटेड टोटल मनी क्रिएशन। जो टोटल मनी क्रिएशन कितना आएगा? ये वाला जो होगा हमारा डिपॉजिट, टोटल में हमेशा ये 50,000 आएगा। एग्जाम्पल में अब हम देख लेंगे कि एक हमने राउंड मतलब इधर पहले राउंड लिख दिया है कि मतलब ऐसे तो बहुत सारे राउंड चलते जाएंगे। तो ये राउंड हो गया, ये हमारा डिपॉजिट, हमें डिपॉजिट भी बोला ना ऊपर। और ये हमारा डिपॉजिट हमें 10,000 बोला, तो हमने 10,000 डिपॉजिट ले लिया। अब कीप 2,000 रिजर्व, कैश रिजर्व हमें बोला ना, तो हमने कैश रिजर्व ले लिया। और 8,000 हमें क्या बोला था? बोरो, तो हमने लोन 8,000 ले लिया। तो अब क्या क्या हमारे पास 10,000 थे, लोन ले लिया